हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टोन्स लेक्चर 2 से। टॉपिक सिलेक्शन ऑफ स्टोन फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कैसे स्टोन्स की ज़रूरत है, उसके लिए सबसे पहले हमें जो देखना होगा वो देखना होगा कि टाइप ऑफ बिल्डिंग क्या है। फर्स्ट हमारा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। देखिए, टाइप ऑफ बिल्डिंग देखने से हमारा पर्पस ये सॉल्व होता है कि उस बिल्डिंग का जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे कि आप देखें, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया है। हम अपने घरों को कंस्ट्रक्ट करते हैं शेल्टर के पर्पस से। मॉन्यूमेंट्स हो गया, टेम्पल्स हो गया, ये भी कहीं ना कहीं शेल्टर और कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर दोनों पर्पस को मीट करते हैं। पहले हमें ये जानना होगा कि उस बिल्डिंग का पर्पस क्या है। सबसे पहले रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, स्कूल्स एंड ऑफिसेस। यहाँ पे देखिए, इसको जानना है कि हमें कौन सा पर्पस है उस बिल्डिंग का। स्कूल ऑफिसेस का पर्पस क्या होता है कि हमें एक शेल्टर चाहिए, हम काम करने के लिए हमें शेल्टर चाहिए। स्कूल है तो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए शेल्टर चाहिए, ऑफिस है तो ऑफिस का काम करने के लिए शेल्टर चाहिए, कॉलेज ले लो, कॉलेज में भी हमें पढ़ाई करने के लिए शेल्टर चाहिए। जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का पर्पस है वो है खाली शेल्टर। वहाँ पे हमारा आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू इतना मायने नहीं रखता है, इसलिए हम जो स्टोन्स हैं वो हम लेंगे मीडियम क्वालिटी के। ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टोन्स पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें मेन ध्यान रखना है बिल्डिंग की स्टेबिलिटी एंड बिल्डिंग का पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सेकंड हम आते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स पे, जैसे कि सिनेमा हॉल है, स्टेडियम है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स हैं, ये सब आते हैं कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल एज इन कॉमर्स के लिए, कॉमर्स इज रिलेटेड टू ट्रेड। ट्रेड हमें करना है जहाँ पे, वहाँ पे सिंपल बात है कि वहाँ पे हमें अपना आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना होगा। अगर आज हम सिनेमा हॉल को ले लें, सिनेमा हॉल उसका आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू कहीं से भी अच्छा नहीं है, उसकी सीटिंग्स अच्छी नहीं है, उसका जो है वॉलपेपर उखड़ा हुआ है, तो वो कहीं पे भी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा कि लोग आएँ। तो वहाँ पे हमारा कॉमर्स नहीं होगा, उस बिल्डिंग का कॉमर्स नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इसलिए हमें मीट करना है कॉमर्स को। उसको मीट करने के लिए हमें आर्किटेक्चरल पर्पस सॉल्व करना है, और आर्किटेक्चरल पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमें स्टोन्स लेने हैं, पॉलिश्ड, फिनिश्ड, सेम साइज के स्टोन्स हमें लेने हैं। थर्ड हमारा आता है मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स, जैसे कि टेम्पल, मॉस्क, चर्च। यहाँ पे भी इनमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और आर्किटेक्चर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाते हैं, जैसा कि कॉमर्स के में बिल्डिंग में रखे जाते हैं। ठीक है। टेम्पल में हम देखें तो हम देखते हैं कि एकदम भव्य टेम्पल है। जैसे मॉस्क हमने देखा, मॉस्क बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो वो देखते ही एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर कि हाँ, ये बहुत अच्छी जगह है, हम यहाँ पे वापस से आएंगे। तो इसलिए हमें वहाँ पे भी हमें आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है, यानी वहाँ पे एक्सपेंसिव स्टोन्स हमें यूज़ करने हैं। मीडियम टू एक्सपेंसिव स्टोन्स आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि हर टेम्पल और हर मॉस्क का पर्पस आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मीट करना नहीं होता है। तो यहाँ पे हम मीडियम टू एक्सपेंसिव स्टोन्स हम चूज़ करेंगे। अब सेकंड क्लासिफिकेशन पे आते हैं, तो वो है हमारा लोकेशन ऑफ बिल्डिंग। लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि आज हम बात करते हैं, एक पॉश एरिया होता है, एक सेमी पॉश होता है और एक नॉर्मल एरिया। तो बिल्डिंग कौन से, अगर हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग को ही ले लें, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग कौन से एरिया में है। जैसे पॉश एरिया में है तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली हाई होगा, सेमी पॉश एरिया है तो उसका कॉस्ट लो होगा, और नॉर्मल एरिया है तो वहाँ पे नॉर्मल कॉस्ट होगा। कॉस्ट हो गया। अपीयरेंस है, अपीयरेंस भी ठीक वैसे ही है। अगर पॉश एरिया तो वहाँ पे कॉस्ट के साथ साथ अपीयरेंस भी वैसा ही होगा, अच्छा खासा अपीयरेंस होगा। सेमी पॉश है, वहाँ पे भी अपीयरेंस होगा बट पॉश एरिया से कम होगा। नॉर्मल में नॉर्मल अपीयरेंस होगा। ड्यूरेबिलिटी तो हमें हर कहीं चाहिए, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, पॉश हो, सेमी पॉश, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेकंड उसके लिए हमें देखना है कि फाउंडेशन में हमें यूज़ करना है स्टोन, सुपर स्ट्रक्चर में यूज़ करना है, कहाँ हमें स्टोन को यूज़ करना है। जैसे फाउंडेशन में अगर हम स्टोन्स को यूज़ करते हैं, फाउंडेशन में हमें स्टोन का जो है, स्टोन का क्राइटेरिया जो हमने पहले पढ़ा था कि उसका स्ट्रेंथ हमें अच्छा चाहिए, वो स्ट्रेंथ हमें अच्छा चाहिए तो फाउंडेशन में यूज़ हो सकता है। सुपर स्ट्रक्चर में भी हमें जो है स्टोन का स्ट्रेंथ अच्छा चाहिए,
आर्चेस में भी हमें स्ट्रेंथ, कॉलम, प्लिंथ, यहाँ सब में हमें स्टोन का क्राइटेरिया मीट करना है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। स्ट्रेंथ हमें चाहिए स्टोन्स की, ड्यूरेबिलिटी चाहिए स्टोन्स की, और थर्ड हमारा पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन। जहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देखिए स्टोन कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, स्टोन एक्सट्रैक्ट होता है रॉक से, जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब जो रॉक है, क्या वो कंस्ट्रक्शन के एरिया से ज़्यादा दूर है या फिर कम दूर है, उस हिसाब से ही हम देखेंगे कि स्टोन्स अवेलेबल है या नहीं। अगर रॉक ज़्यादा दूर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे स्टोन्स का, तो हमारा कॉस्ट फैक्टर जो है बिल्डिंग का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत हाई चला जाएगा। इसलिए हमें पहले देखना है कि एक्सट्रैक्शन हो रहा है, हो सकता है या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सकता है या नहीं। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन से हम आगे बढ़ेंगे। अभी जानने इतना ज़रूरी है कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन होता है स्टोन को प्रॉपर शेप एंड साइज देना, उसको पॉलिश करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन स्टोन। सबसे पहला है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? क्वालिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग, यानी कि फिजिकल कितना स्ट्रांग है वो मटेरियल, वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ आप अलग टर्म में भी समझे इन अदर वर्ड्स तो वो हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट के या फिर एक मटेरियल के कितने स्ट्रांग है कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा है टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ गया हमारा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज़ द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्टोन एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया एट विच द स्टोन स्टार्ट्स ब्रेकिंग, यानी कि हमने अगर यूनिट एरिया पर हमने लोड लगाया, वो मैक्सिमम लोड कितना था जहाँ पर हमारा स्टोन ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, वो होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और उसका फॉर्मूला है CO इजिकल्स टू P अपॉन A। CO कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, P हमारा लोड अप्लाइड एट ब्रेकिंग पॉइंट, A हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सैंपल। अब जो स्टोन का है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो है 280 से लेकर 2800 केजीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ए क्लास ब्रिक्स का है 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कंक्रीट का हमारा आएगा 280 केजीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टोन का पूरा हमने एक ब्लॉक ले लिया। स्टोन का पूरा ब्लॉक लेने के बाद हमने उसमें से एक यूनिट एरिया को अलग कर दिया, जिसका डायमेंशन है A और B। ए और बी का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने लिया है यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पर जो हमने लोड अप्लाई करा उसे हम बोलेंगे P, यानी कि लोड अप्लाइड एट ब्रेकिंग पॉइंट। इस P की वैल्यू जो है वो बढ़ाते जाएंगे जब तक कि जो है स्टोन हमारा जो है ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हम P की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी उस ब्रेकिंग पॉइंट पर जहाँ पर हमारा स्टोन ब्रेक हो जाता है, वो होगा हमारा P, जो उससे हम निकालेंगे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्योंकि एरिया हमें ऑलरेडी नोन है, वो हो जाएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे स्ट्रेंथ पर, जो कि है ट्रांसफर स्ट्रेंथ। ट्रांसफर स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन और एनी मटेरियल ऑफर्स टू बेंडिंग लोड। देखिए बेंडिंग लोड हमारा हो जाता है कि बेंड जो होता है मटेरियल, उस पर जो हमने लोड अप्लाई करा बेंडिंग के लिए, उससे हम कहते हैं बेंडिंग लोड। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है जो हमने पहले पढ़ा, जहाँ पे स्टोन ब्रेक हो रहा था, वो था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। पर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आएगी वो नया टर्म आएगा, उसका नाम आएगा मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, यानी कि कहाँ पे वो फेल हुआ और वो पॉइंट क्या था जहाँ पे स्टोन जो है बेंड होना स्टार्ट हुआ, वो होगा हमारा मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, जिसका हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से। ये वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कितना अमाउंट ऑफ ट्रांसफर स्ट्रेंथ हमारा स्टोन का है। R वेरी करता है जनरली 20 से 300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है? शेयर स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ अप्लाइड पैरेलली अगेंस्ट द लोड अप्लाइड पैरेलली टू द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल। मटेरियल के जो बेडिंग प्लेन है, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, बेडिंग प्लेन्स होते हैं स्टोन में, उसके ही पैरेलल में आप लोड अप्लाई करते हैं, उससे हम कहते हैं शेयर स्ट्रेंथ। हॉरिजॉन्टल बेडिंग प्लेन है, और जो लोड अप्लाई है वो है वर्टिकल, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लोड अप्लाई करा है, तो ये लोडिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब यहाँ पे जो बेंडिंग होगी, इस बेंडिंग में कितना लोड लगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स लोड, और उसको स्ट्रेंथ, यानी कि उसको रेजिस्ट करने में कितना फोर्स लगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ।
सिमिलरली शेयर स्ट्रेंथ में भी यही बात है, इसका जो बेडिंग प्लेन है वो है वर्टिकल और लोड हमने अप्लाई करा वर्टिकल। देखिए शेयर का मतलब होता है पैरेलल टू द प्लेन, यहाँ पे हमारा बेडिंग प्लेन है वर्टिकल, तो लोड हमारा अप्लाई किया हमने वर्टिकल पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे लोडिंग पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। यहाँ पे जो हमारा होगा बेंडिंग होगी वो हमारी होगी कुछ ऐसे नीचे की तरफ, हमारा एक कर्व बनेगा और जो उस बेंडिंग को जो रेजिस्ट करेगा उसे हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेंथ, उस स्टोन की शेयर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वालिटी टफनेस, स्टोन की टफनेस। टफनेस रिलेटेड है दोनों से, स्ट्रेंथ और हार्डनेस से। पर टफनेस क्या होती है? टफनेस होती है मटेरियल की कैपेसिटी जो कि इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट कर सके। टफनेस हमारी मेन क्राइटेरिया हो जाती है जब हमें इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को हमें कंस्ट्रक्ट करना है या फिर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की फाउंडेशन को, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होती है वहाँ पे हमारा जो है लोड होता है, हैवी मशीनरी का लोड होता है। उस हैवी मशीनरी को जब हम इधर से उधर रखते हैं या फिर प्लेस करते हैं तो जो धरती पे लोड पड़ेगा वो एकदम इम्पैक्ट होगा, वो स्लो लोडिंग नहीं होगी, एकदम से हमारा लोड पड़ेगा। फ्लोरिंग के लिए, इसलिए फ्लोरिंग का ले लीजिए, फाउंडेशन का ले लीजिए, उसके लिए हमें जो स्टोन चाहिए वो होता है टफनेस। स्ट्रेंथ हमने पढ़ा, उसकी जो टफनेस है वो हमारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टाइल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि बिल्डिंग स्टोन को कितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए। देखिए वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन इज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय द वेट ऑफ स्टोन टिल इट्स सैचुरेशन। है स्टोन ने परसेंटेज में हम उसे निकालेंगे स्टोन के वेट के परसेंटेज में। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, हमारा यहाँ पे एग्जांपल है कि एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ स्टोन इज 10% बाय इट्स वेट। इट्स वेट यानी कि स्टोन का जो वेट है, स्टोन का वेट आप मान लीजिए 10 kg है। अब 10% ऑफ 10 kg आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1 लीटर। ग्रेनाइट जो है वो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव यानी अर्थ के अंदर प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, हीट होती है, तो उसकी वैल्यू जो है एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, इसलिए यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब वो ज़्यादा नहीं करेंगे। तो है 0.3 से 1.5%। सैंडस्टोन, लैमस्टोन दोनों ही सेडिमेंट्री रॉक से आने की, यहाँ पे जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो है लूज। तो यहाँ पे हमारा सैंडस्टोन का है 5 to 8%, लैमस्टोन का है हमारा 10%। यानी कि आप सेडिमेंट्री रॉक्स का आप नॉर्मली कह सकते हैं कि 4 to 10 या फिर 12% से लेकर इनका होता है वाटर, तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू होगा 0 से 0.5%। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपीयरेंस पर। अपीयरेंस ऑफ स्टोन क्या है? जो कि स्टोन हमारे एक्सटीरियर ऑफ बिल्डिंग में यूज़ करना चाहते हैं स्टोन, वहाँ पे अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। फाउंडेशन करना है, जैसे फाउंडेशन लगाना है, सब स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अपीयरेंस मैटर नहीं करता है। अपीयरेंस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में ज़्यादा मैटर करता है। वर्केबिलिटी आ जाता है हमारा नेक्स्ट 6th पॉइंट, वर्केबिलिटी। स्टोन obtained from natural place of occurrence, their shape and size are not in workable state and serve the purpose for which they are taken out। यानी कि जो हमारा हमने बेडिंग प्लेन जो पढ़ा, बेडिंग प्लेन है या फिर स्टोन जो है वो इनिशियली वर्केबल कंडीशन में नहीं होते, क्योंकि उनका शेप और साइज़ बहुत इरेगुलर होता है। हमें उन्हें रेगुलर शेप एंड साइज़ में लाना होता है ताकि वो वर्केबल कंडीशन में आए। To make the stone workable and make a good appearance of them, they are shaped at side, यानी कि साइड पे उन्हें शेप किया जाता है। प्रोसेस जो होता है इसको स्टोन को प्रॉपर शेप एंड साइज एंड डायमेंशन देने का या फिर फिनिश देने का, उसे हम कहते हैं ड्रेसिंग। इग्नियस रॉक जो होता है, बसाल्ट, ट्रैप्स, ग्रेनाइट, इन सब को ड्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत ही हार्ड रॉक होते हैं। मार्बल, लैमस्टोन यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक और लैमस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक, वो सॉफ्ट होते हैं इनके कंपैरिजन में, इसलिए हम इन्हें ईजिली ड्रेस कर सकते हैं। 7th पॉइंट आता है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है? ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स फॉर विच द स्टोन स्टैंड्स प्रैक्टिकली अनअल्टर्ड इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। यानी कि हमारा, जैसे आप हमारा घर ही ले लीजिए, घर में जो पुराने घर ले लीजिए या फिर जो हमारे पुराने अजंता एलोरा केव्स ले लीजिए, वो पूरे के पूरे स्टोन से बने हुए हैं।
तो वो स्टोन वो अभी तक ड्यूरेबल है, यानी कि वो कितने ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स तक चले उसे हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है? ड्यूरेबिलिटी का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि ड्यूरेबिलिटी जो है वो स्टोन की इम्पैक्ट फैक्टर को यहाँ पे डिनोट करता है कि स्टोन का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो कितना है, यानी कि विड स्टैंड लोड इम्पोज ऑन एंटायर ड्यूरेशन फॉर इस यूज, यानी कि इम्पैक्ट लोड ले लीजिए, आप स्लो लोडिंग ले लीजिए, तो स्टोन उसे विड स्टैंड करना चाहिए। मस्ट कीप इस ओरिजिनल अपीयरेंस हमारी बनी रहनी चाहिए। वेदरिंग यानी कि वही बारिश हो जाती, कभी गर्मी हो जाती, तो वेदर में जो चेंज होते हैं, वेदरल चेंज जिसे हम बोलते हैं, उसे वो रेजिस्ट करना चाहिए। और डिटेराइजेशन यानी कि गैसेस एफ्लुएंट्स, यहाँ से हमें डिकम्पोजिशन या फिर डिटेराइजेशन नहीं होना चाहिए स्टोन का। तो ये सब आ जाता है हमारा ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। ये ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन या फिर ले लीजिए हमारा किस पे डिपेंड करता है? नेचुरल बेड ऑफ स्टोन्स पे, यानी कि नेचुरल बेड क्या है? जैसे कि हमारा स्टोन है, इसका नेचुरल बेड क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये वर्केबल या फिर ड्यूरेबल कब होगा? जब इस पे हमने इसको ऐसा प्लेस किया होगा कि इसका जो लोडिंग है इसके नेचुरल बेड ऑफ स्टोन के परपेंडिकुलर में लगे, यानी कि ट्रांसवर्स लोडिंग लगे। और ये जो है इसका नेचुरल बेड है इस स्टोन का वर्टिकल। अगर हम इस पर वर्टिकल लोडिंग लगाएंगे तो ये स्टोन ना ड्यूरेबल होगा ना वर्केबल होगा, इसलिए जो भी बेडिंग प्लेन है स्टोन का उसके परपेंडिकुलर में हमें लोडिंग लगानी है। अगर हम यहाँ लगाएंगे तो ये गलत होगा, अगर हम यहाँ लगाएंगे तो ये राइट होगा। आर्चेस में आप ले लीजिए, आर्चेस में क्या हो रहा है, ये इस स्टोन का अलग अलग देखिए, आर्चेस में अलग अलग स्टोन से बना हुआ है। इस स्टोन का बेडिंग प्लेन है फर्स्ट जो है उसका है हॉरिजॉन्टल, और ये जो एरो है ये हमारा है लोडिंग का डायरेक्शन। ठीक है, ये एरो मैंने यहाँ बता रखा है लोडिंग का डायरेक्शन। इसका जो है स्टोन का नेचुरल बेड ऑफ स्टोन हॉरिजॉन्टल है, और जो एरो है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो यानी कि ये गलत हो गया, ये यहाँ पे शेयर लोडिंग हो गई। और इस स्टोन में देखिए तो यहाँ पे जो है यह परपेंडिकुलर इसका बेडिंग प्लेन है, और इसके हॉरिजॉन्टल में आपने लोड लगाया है, तो ये हमारी है करेक्ट लोडिंग। आई जो है वो इनकरेक्ट, सी जो है वो करेक्ट लोडिंग है। सेम यहाँ पे आप देखते जाइए, यहाँ पे ये आप खुद समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके जो नेचुरल स्टोन का है नेचुरल बेडिंग प्लेन है उसके परपेंडिकुलर में हमें लोडिंग लगानी है। अब आ जाता है हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो है हमारा सबसे पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मैंने आपको बताया पहले, पूरा समझा रखा है। हम एक ब्लॉक लेंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 5 की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका लोड हम लगाएंगे। या फिर एक सिलेंडर ले लें, सिलेंडर का डायमेंशन जो है डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर, और उतनी ही हाइट का हमें डायमेंशन का लेना है वो है 5 सेंटीमीटर, और लोड हमें अप्लाई करना है 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट पर, यानी कि धीरे धीरे जो हम लोड अप्लाई करते रहेंगे वो होगा हमारा 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने यूनिट एरिया क्यों नहीं लिया, तो देखिए यूनिट एरिया हमारे खाली समझने के लिए था। साइड पे जो होता है वो ऐसे होता है, इसे हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर रख देंगे, और इस रेट से हम लोड अप्लाई करेंगे। जिस लोड पर ये स्टोन जो है ब्रेक होगा, क्यूबिकल या फिर सिलेंड्रिकल, उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हमारे आ जाती है ट्रांसफर स्ट्रेंथ। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर हमने पढ़ा था आर, जिसका वैल्यू था 3WL/2BD²। आर हमारा मॉड्यूलस ऑफ रप्चर जो है ट्रांसफर स्ट्रेंथ के लिए। यहाँ पे हम लेंगे इस एक बेस प्लेट को, उसके ऊपर हम रखेंगे सपोर्ट, बेस प्लेट के ऊपर हमने रखा है सपोर्ट, उसके ऊपर हम रखेंगे अपना टेस्ट स्पेसिमेन, यानी कि एक बीम, स्टोन की एक बीम जिसका डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, और इस डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट हम लेंगे 15 सेंटीमीटर का। अब इस पर जो है हमारा बीम पर जो ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन हमने लिया है, इस पर हम लोड लगाएंगे। जिस लोड पर ये ब्रेक होगा उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। ये टेस्ट बहुत ही ईजी है। सेकंड हमारा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हमें क्या करना है कि हमें एक बकेट ले लेना है, उसमें हमें स्टोन्स के टुकड़े रखने हैं 24 आवर्स के लिए डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है।
24 आवर्स के लिए हमने रखा डिस्टिल्ड वाटर में, पानी से निकाला 24 आवर्स के बाद, उसे ओवन ड्राई करा। जो पानी से निकाला जब हमने तो उसका वेट करा, उसका वेट हमारा होगा W1। ओवन ड्राई करा हमने, उसके बाद वेट लेने के बाद 105 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि प्लस माइनस भी हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस कम ज़्यादा भी हो सकता है, पर 105 जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए। ओवन ड्राई करा, ओवन ड्राई करने के बाद जो हमारा आया वेट वो होता है W2। वाटर एब्जॉर्प्शन का जो है फॉर्मूला वही है W1 माइनस W2 अपॉन W2 इंटू 100, यानी कि परसेंटेज में हम वाटर एब्जॉर्प्शन निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन ये इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, यानी कि उतना हमारा स्टोन ने वाटर एब्जॉर्ब किया। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी का टेस्ट के लिए देखिए हमें लेने हैं 3 क्यूब स्टोन के 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर के 3 क्यूब्स। इस क्यूब का हमें वेट कर लेना है W1, ठीक है। इसे हमें करना है ओवन ड्राई 110 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे। उसको ले लेना है हमें 24 आवर्स के लिए ओवन ड्राई में। अब हमें एक सोल्यूशन रेडी करना है, जिसको लेंगे हम सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में हमें रखना है हमारे स्टोन को, ठीक है। स्टोन को हम रखेंगे इस सोल्यूशन में 18 आवर्स के लिए। 18 आवर्स होने के बाद हम स्टोन को निकालेंगे, उसे हम टॉवल से ड्राई करेंगे ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटीज लगी वो हट जाए, और उसके बाद हमें उसे वापस से ओवन में रखेंगे 4 आवर्स के लिए। टेम्परेचर हमारा वही 105 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। जब हम रखेंगे 4 आवर्स के निकालने के बाद हमें उसे करना है कूल, स्टोन को हमें करना है कूल, और कूल करने के बाद जो है रूम टेम्परेचर पे कूल करना है। और जो ये स्टेप्स है सेकेंड से 5 के, उसे वापस ओवन ड्राई करना है, फिर उसे वापस सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट सोल्यूशन में डालना है और वापस से उसे ओवन ड्राई करना है। ये हमें 30 टाइम्स करना है। 30 टाइम्स करने के बाद जो हमारा वेट आएगा वो आएगा W2। W2 वेट आने के बाद जो हमारी ड्यूरेबिलिटी निकलेगी हमारी W1 माइनस W2 अपॉन W1 इंटू 100। ये फॉर्मूला से हमारी निकलेगी ड्यूरेबिलिटी, यानी कि इस सल्फेट सोल्यूशन में रखने के बाद हमारा स्टोन का क्या जो है ब्रेकिंग पॉइंट है, या फिर वो स्टोन क्या ब्रेक हो गया है, या फिर कितने स्टोन हमारे पास मतलब वैल्यू है, कितने स्टोन बचे हैं सही हालत में, वो हमारा आ जाएगा ड्यूरेबिलिटी के अंडर। तो आज का ये वीडियो जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।